welcome to my channel. I am Anjali Saraswat, and on this channel, you will find content related to UGC NET examination. Here, you will find clear, structured, and exam focused, clear concepts to master you the subject in simplest way possible. And I will try to cover more and more content in the shortest time. Here you will find to the point precise explanation with no unnecessary details. In previous videos, we learned about effective behaviors of teaching, in which we learned about key behaviors and helping behaviors. And now we will study next topics, and you will find all those previous videos in the playlist that I have made on my channel. You can check the playlist section. There you will find the playlist of Unit 1. Let's start with Agardale's Phone of Experience. एगरडेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने का जो तरीका है वो तरीका आपकी रिटेंशन पावर को कैसे अफेक्ट करता है। यानी कि आपकी जो लर्निंग एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के बाद जो लर्निंग आउटकम होता है वो कैसा होता है। जब भी आप सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, या तो आप पढ़कर या सुनकर या देखकर, इस तरह से आप किसी भी चीज को सीखते हैं। तो इस कोण में आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले है रीड। यानी कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको उसका 10% ही याद रह पाता है। जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो आपको उसका 20% याद रह पाता है। जब आप इमेजेस देखते हैं, व्हेन यू व्यू इमेजेस, या फिर आप वीडियोस देखते हैं, तो देखने से जो आपकी रिटेंशन पावर है वो 30% रह जाती है। यानी कि अगर आपने 100 चीजें देखी हैं उसमें से आपको 30 चीजें याद रहेंगी। उसके बाद अगर आपने किसी जगह जाकर आपने एग्जीबिशंस या फिर साइट्स देखी या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, यानी कि किसी भी चीज को होते हुए देखना, किसी भी प्रोसेस को होते हुए देखना। जब आप एग्जीबिशंस देखते हो या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हो तो आप उसका 50% तक रिटेन कर पाते हो, आपने वहां पे जो भी देखा है और सुना है। तो देखकर और सुनकर आप 50% तक रिटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स या फिर डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स। या फिर जब आप वर्कशॉप्स में पार्ट लेते हैं, आप खुद उन चीजों को करके देखते हैं। जो भी वर्कशॉप्स है वहां पे आप सीखते हैं उन चीजों को खुद करके, जहाँ पे आप कोलैबोरेटिव तरीके से सीखते हैं बाकी दूसरे लोगों के साथ भी। वहां पे आप 70% तक सीख पाते हैं जो आपने वहां पे सुना है और जो वहां पे आपको दिखाया गया है लिखा हुआ। इसके बाद सिम्युलेट मॉडल और एक्सपीरियंस अ लेसन, या फिर डिजाइन और प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग। या फिर जब आपको किसी लेसन को एक्सपीरियंस कराया जाता है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज को, या किसी मॉडल को देखते हैं, किसी वर्किंग मॉडल को, या फिर किसी स्टिमुलेंट को देखते हैं, और या फिर कोई भी चीज आपको स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि आपको महसूस हो रहा है। और नेक्स्ट है खुद से पूरा एक प्रेजेंटेशन परफॉर्म करना। यानी कि जो भी काम है आप वो पूरा खुद से कर रहे हो, उसका 90% तक आपको याद रहता है क्योंकि ये आपने खुद से किया है। यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे कम याद रहता है, उससे ज्यादा सुनकर, उससे ज्यादा चीजें देखकर याद रख पाते हैं, उससे ज्यादा आप एग्जीबिशंस या फिर डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज को होता हुआ देखते हैं तो उसका 50% सीख पाते हैं। उससे ज्यादा लर्निंग होती है जब आप खुद चीजें कर कर सीखते हैं। और सबसे ज्यादा लर्निंग कब होती है, जब आप पूरा काम खुद करते हैं। जो पूरा काम है, जो प्रेजेंटेशन है, जो आप पूरा खुद से करते हैं, तो आप उसका 90% तक सीखते हैं। इसको प्रैक्टिकल लर्निंग भी कहते हैं। तो जब आप पढ़ते और सुनते हैं तो आप उस चीज को डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। जब आप चीजों को देखते हैं, यानी इमेजेस देखते हैं या वीडियोस देखते हैं या एग्जीबिशन साइट्स देखते हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, तो आप उसको
दोबारा करके दिखा सकते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार वो देख चुके हैं। और इसके बाद जब आप किसी वर्कशॉप में खुद से काम करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर भी काम करते हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंस लेते हैं और किसी चीज को खुद से करते हैं, तो आप उसके बारे में और ज्यादा सीखते हैं। आप फिर उसको एनालाइज कर पाओगे, उसको डिफाइन कर पाओगे आपने किया क्या है। और ऐसा करने से आप नई चीजें खुद क्रिएट भी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ आप कुछ चीजें करके सीख रहे हो, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगी। और जो भी चीज है आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे, क्योंकि अब आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप उसको एनालाइज करके इवेल्युएट भी कर पाओगे। इसीलिए ये एगारडेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और इसको जैसे आपको कन्वीनियंट हो, इसको अपने नोट्स में जरूर बनाइए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग बेसिकली क्या होता है? द लेवल्स ऑफ टीचिंग जनरली comprises 3 levels as stated below। तो टीचिंग के 3 लेवल होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब मेमोरी लेवल से क्या समझ आ रहा है? यानी कि कोई चीज आपकी मेमोरी में फिट कर दी गई है। ये थॉटलेस टीचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ चीजें मेमोरी में डालनी है, सिर्फ मेमोरी में फिट करनी है, इसीलिए इसको मेमोरी लेवल कहा गया है। और ये लर्निंग का, यानी टीचिंग लेवल्स का सबसे निचला लेवल भी है, सबसे बेसिक लेवल है, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है लर्निंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें जो आपकी टीचिंग है वो थोड़ी थॉटफुल हो जाती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जैसे नाम से क्लियर है, आप इसमें चीजें समझने लगते हैं। आपको चीजें समझाई जाती हैं, आपको बताया जाता है ये सही है ये गलत है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स देके समझाया जाता है। और थर्ड है अपर मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इस ये टीचिंग का सबसे ज्यादा अपर लेवल का टीचिंग है। इसमें आप खुद से अपने थॉट्स बिल्ड करते हैं, और आप खुद चीजें क्रिएट करने में सक्षम होते हैं, अपनी खुद की लर्निंग करने में सक्षम होते हैं। अब इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए इसको थॉटलेस लेवल बोलते हैं। इसमें जो भी ब्लू कलर से जो वर्ड्स लिखे हैं, ये टर्म्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। जहां भी ये वर्ड्स आएंगे, जैसे ड्रिल्स, रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग, रोट लर्निंग, ये सारी की सारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल जो है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे ड्रिल, रिमेम्बरिंग या रिकॉलिंग, इस तरह की चीजों पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को याद रखा जाता है। थॉटलेस लेवल है क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है। ड्रिल्स का मतलब है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना है ना, एक्सरसाइज करना किसी भी चीज की बार बार। एंड रिमेम्बरिंग या रिकॉर्डिंग यानी याद करना और उसको दोहराना, रिपीट करना। और रोट लर्निंग मतलब रटना। यानी कि जहां पे भी ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आता है? इसमें आप चीजें समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव और कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, यानी कि आप किसी भी चीज को समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं। इस लेवल पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स का सहारा लेकर के। इसमें टीचर कोशिश करता है समझाने की फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है उनके आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखने के लिए। यानी कि मेमोरी लेवल में आप देखते होंगे, प्राइमरी लेवल पे जो टीचिंग होती है, जिसमें आपको एबीसीडी सिखाए जाते हैं या फिर हिंदी की वर्णमाला सिखाई जाती है, तो आपको ये अच्छे से अभी तक याद है और आपको पूरे ऑर्डर में याद है। इसीलिए इसको मेमोरी लेवल टीचिंग कहा जाता है, क्योंकि ये सब आपकी मेमोरी में फिट कर दिया जाता है। पोएम्स आप याद करते हो, तो जो भी पोम होती है आपको वो अच्छे से पूरी याद होती है, आपको उसका मतलब नहीं पता होता, बट यू
remember the poem, but you remember the poem. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो टीचर्स आपको एनकरेज करते हैं ना कि ये आंसर तो मैंने कराया है, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, तभी मैं अच्छे मार्क्स दूंगी। तो इस लेवल पे टीचर्स आपको आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि आप अपने खुद के आंसर्स खुद बनाओ, ताकि इससे समझ आए कि आपको कितना समझ आया है किसी भी कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये सबसे ज्यादा ऊपर का लेवल होता है टीचिंग में। और रिफ्लेक्टिव, द टर्म रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज इंडिकेटिव ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। यानी कि इसमें ये सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल की टीचिंग होती है, और इसमें टीचर और लर्नर दोनों के पार्ट पे ही बहुत ज्यादा थॉटफुलनेस आ जाती है। इस लेवल पे कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है। कॉग्निटिव जहां भी आया वर्ड आपको समझना है कि इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, तो कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, इसको एनकरेज किया जाता है। और जो टीचिंग है वो कैसे की जाती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशंस के द्वारा। यानी कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वैसा नहीं है आपके टीचर ने कुछ सिखा दिया कि आप ये रट लो आपका काम हो गया, या आप ये समझ लो आपका काम हो गया। यहाँ पे यू हैव द रियल प्रॉब्लम्स जिनको आपको खुद की क्रिएटिविटी यूज करके सॉल्व करना होता है, और डिस्कशंस के द्वारा भी आप चीजें सॉल्व करते हैं। जब आप पीएचडी करेंगे, इफ यू आर प्लानिंग टू डू, तो वहां पे जो आप रिसर्च करते हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। आप खुद कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है। यहाँ पे आपका जो भी गाइड होगा वो आपको सिर्फ गाइड करेगा, और वो सिर्फ नाम के लिए होता है, बट ज्यादातर सारा काम आपको खुद ही करना होता है। दे आर हियर ओनली टू गाइड यू, बाकी सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? HOTS, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को शॉर्ट शॉर्ट में हॉट्स भी कहा जाता है। तो अब बताइए कि कौन सी लेवल ऑफ थिंकिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग रहता है? मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल में, या फिर सारे लेवल्स में सिमिलर थिंकिंग स्किल्स होती हैं? इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। अभी हम पढ़कर आए हैं, सबसे लोएस्ट अगर पूछता तो हम मेमोरी लेवल को टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट वन सेज टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल involves encouraging students to think critically and reflect on their learning experience। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है? टीचर स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचने के लिए एनकरेज करता है एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या ऐसा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे? सेकेंड स्टेटमेंट है टीचिंग एट द मेमोरी लेवल involves rote memorization and does not encourage critical thinking। तो आपको बताना है स्टेटमेंट वन और टू कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो स्टेटमेंट वन कहता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट्स को, तो नहीं। ये आपके पास टर्मिनोलॉजी अभी हम पढ़कर आए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ आती है? ये आती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। रिफ्लेक्ट वर्ड भी आ रहा है यहाँ पे, इसको आप, ये वर्ड्स को आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए और समझिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये दोनों चीजें नहीं आती हैं, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आती हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट टू में क्या है? टीचिंग एट मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन, और इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, मेमोरी लेवल पे रोट मेमोराइजेशन होता है। तो आपका स्टेटमेंट टू करेक्ट हो गया। इसमें से आप चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा चूज करेंगे? स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। सो फोर्थ
ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। क्या जो मेमोरी लेवल पे टीचिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, मेमोरी लेवल पे क्या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है? नो। स्टेटमेंट फिर गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड ठीक हो गया, और इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से आपको कोई भी 2 चूज करने हैं और आपको अपना आंसर लिखना है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? अगर आप देखेंगे तो ए में कहा गया है स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। क्या स्टूडेंट्स फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को याद करके समझते हैं? बी बोल रहा है टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट। टीचिंग कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट को रट कर समझना है। क्या ये सही है रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में? डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं? द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज, स्टूडेंट की जो ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज हैं ये रिफ्लेक्टिव लेवल का एक फीचर है। पीपल आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इज इंसिस्टेड। अब इसमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ बिल्कुल गलत हो जाएंगे और आपका सी एंड डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपकी ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज काम आती हैं। तो सी एंड डी कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion और रीजन। assertion कह रहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज इन स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करना। रीजन क्या है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज आर डेवलप्ड बाय रोट लर्निंग। असर्शन कह रहा है कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स की क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को प्रमोट किया जाता है। रीजन बोल रहा है कि क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी जो है वो रोट लर्निंग से आती है। तो भाई आपका रीजन गलत हो जाएगा। असर्शन इज राइट कि क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, है ना, ये हायर एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन क्रिटिकल और क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज जो है वो रोट लर्निंग से नहीं आते हैं। रोट लर्निंग जो है ये मेमोरी लेवल का टर्म है, इसीलिए आपका असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच।